वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है CSS। लास्ट 2 वीडियोस में हमने HTML के बारे में सीखा था, जिससे वेबसाइट पर कोई भी कंटेंट डाल सकते हैं। अब CSS का यूज करके उस कंटेंट का स्टाइल, उसकी प्रेजेंटेशन और उसका बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। CSS की फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट और ये है इसका स्ट्रक्चर। ये है सिलेक्टर। हम एक या मल्टीपल एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं जिनकी स्टाइलिंग करनी है। फिर करली ब्रैकेट्स में प्रॉपर्टीज जैसे फॉन्ट का कलर, साइज और लास्ट में सेमीकोलन। तो VS कोड पर चलते हैं। ये HTML कोड मैंने पहले से ही लिख रखा है। इस कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको ओपन विद लाइव सर्वर कर लो। अगर आपके पास ये एक्सटेंशन नहीं है तो एक्सटेंशन टैब पर जाकर इंस्टॉल कर लो और ऑटो सेव भी ऑन कर लेना। तो इस सुंदर पेज को अति सुंदर बनाते हैं। CSS हम 3 तरीके से लिख सकते हैं। पहला है इनलाइन CSS। इसमें डायरेक्ट टैग के अंदर ही CSS लिख सकते हैं। मान लो इस हेडिंग का कलर चेंज करना है तो इस टैग के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट लिखो और कलर कोलन और जो आपको कलर देना है। अगर आपको बस 1-2 लाइन CSS की ऐड करनी है तो ये तरीका ठीक है, नहीं तो इसको कभी यूज़ मत करना। HTML और CSS अलग अलग लिखने चाहिए ताकि समझने में आसानी हो। दूसरा तरीका है इंटरनल CSS। इसमें हेड के अंदर एक स्टाइल टैग लिखना होगा। इसको हटा देते हैं, स्टाइल। अब इसके अंदर हम डायरेक्ट अपनी CSS लिख सकते हैं। तो पहले सिलेक्टर लिखेंगे H1। ये याद रखना कि जितने भी H1 एलिमेंट है इस पेज पे सब सिलेक्ट हो जाएंगे। फिर करली ब्रैकेट और कलर, और ये कलर चेंज हो गया है। अब सोचो अगर CSS का कोड 500 लाइन का हो तो HTML का कोड तो लुप्त हो जाएगा। इस केस में काम आएगी एक्सटर्नल CSS। तो एक न्यू फाइल क्रिएट करो, कुछ भी नाम दे दो और .css, और इस CSS कोड को इस फाइल में मूव कर दो। फिलहाल HTML फाइल को कोई आइडिया नहीं है इस फाइल के बारे में। इस फाइल को लिंक करने के लिए हम यूज़ करेंगे लिंक टैग का। लिंक href, इसमें फाइल का पाथ दे दो, फिर rel में स्टाइल शीट। ये सबसे कॉमन तरीका है CSS लिखने का। इस CSS फाइल को हाफ स्क्रीन पर कर दो। तो बेसिक फॉन्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं। H2 से इन दूसरी हेडिंग्स को सिलेक्ट कर लेंगे। कलर आप डायरेक्ट दे सकते हैं या RGB की वैल्यू भी दे सकते हैं। RGB और पेरेंथेसिस में ऐसे वैल्यू दे देंगे। कलर की हेक्साडेसिमल वैल्यू भी दे सकते हो ऐसे। ये वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए आप किसी वेबसाइट का भी यूज़ कर सकते हो। जैसे एक वेबसाइट है कलर हैक्स, तो ये वैल्यू यूज़ करके देखते हैं और ये कलर चेंज हो गया है। फॉन्ट का साइज चेंज करने के लिए फॉन्ट साइज, इसकी वैल्यू कई यूनिट्स में दे सकते हैं जैसे इंच, सेंटीमीटर, पॉइंट या पिक्सल। मोस्टली पिक्सल्स का यूज़ करते हैं तो 30 px लिख दो। टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करना हो तो लिखो फॉन्ट फैमिली। मेनली 2 टाइप के फॉन्ट्स होते हैं, सेरिफ जिनमें आपको एजेस देखने को मिलेंगे और सैंस सेरिफ जो बिल्कुल प्लेन होते हैं। आजकल सभी वेबसाइट में सैंस सेरिफ फॉन्ट्स का यूज़ करते हैं। मैं ये एरियल ले लेता हूँ। अगर ये एरियल फॉन्ट किसी ब्राउजर के पास नहीं है तो वो हेल्वेटिका फॉन्ट को यूज़ कर लेगा, और ये भी अवेलेबल नहीं है तो कोई भी सैंस सेरिफ फॉन्ट अपने आप लग जाएगा। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म का यूज़ करो टेक्स्ट को अपर केस, लोअर केस या फर्स्ट लेटर कैपिटल करने के लिए। इस ऊपर वाली हेडिंग को भी कैपिटलाइज कर देंगे। इसका भी फॉन्ट चेंज कर देंगे। फॉन्ट स्टाइल से किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक कर सकते हैं, और टेक्स्ट अलाइन से टेक्स्ट को सेंटर में, राइट में या लेफ्ट में अलाइन कर सकते हैं। अब इन पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं तो P लिखेंगे। पहले इसका फॉन्ट बदल देते हैं। लाइन हाइट का यूज़ करेंगे लाइंस के बीच में स्पेस देने के लिए। इसको EM यूनिट्स में लिखते हैं। 1.5 EM का मतलब है पेरेंट एलिमेंट में जितनी स्पेसिंग है उससे 1.5 गुना ज़्यादा स्पेसिंग। इन लिंक्स का भी सेम फॉन्ट करना है तो एक काम कर सकते हैं, हम मल्टीपल एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए कोमा का यूज़ करेंगे। H1, H2, पैराग्राफ, P और लिंक्स के लिए A टैग को सिलेक्ट कर लेंगे। अब ये फॉन्ट बदल देंगे और इनकी अब ज़रूरत नहीं है। अब ये फुटर के अंदर जो पैराग्राफ है इसका साइज़ थोड़ा कम करना है। अगर P सिलेक्ट करके इसका साइज़ कम करेंगे तो सभी पैराग्राफ एलिमेंट्स का साइज़ कम हो जाएगा। तो इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए हम लिख सकते हैं फुटर स्पेस P। इसका मतलब है फुटर टैग के अंदर जो भी पैराग्राफ है उस पर ये प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी। तो फॉन्ट साइज 12 पिक्सल ठीक रहेगा। इस टाइप के सिलेक्टर को बोलते हैं डिसेंडेंट सिलेक्टर। ऐसे ही मेन के अंदर, आर्टिकल के अंदर जो पैराग्राफ है इसको ऐसे सिलेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। बेस्ट रहेगा इस पैराग्राफ की एक ID दे दो, जैसे डेफिनेशन। अब हम इसे डायरेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं हैश का यूज़ करके। हैश और ID का नाम लिख दो। अब इसी कोई भी प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं। इस लिस्ट के अंदर जो पैराग्राफ है उनका कलर चेंज करना है तो सबकी अलग अलग ID देने के बजाय हम सेम क्लास का यूज़ कर सकते हैं। जैसे रेड टेक्स्ट नाम की एक क्लास बना देंगे और CSS में डॉट और क्लास का नाम लिख के इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब फॉन्ट का कलर चेंज कर दो। अब इस हेडिंग का बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं। तो पहले इसकी ID दे देते हैं। अब इसको सिलेक्ट कर लो, बैकग्राउंड कलर, और इसमें कलर दे दो।
इसका अगर बॉर्डर देना है तो 3 प्रॉपर्टीज आपको लिखनी होंगी। बॉर्डर विड्थ, इसमें बॉर्डर की विड्थ दे देंगे जैसे 3 पिक्सल। बॉर्डर कलर और बॉर्डर का स्टाइल, सॉलिड, डॉटेड या डैश्ड। और इन तीनों प्रॉपर्टीज को लिखने का एक शॉर्टकट भी है, तो इनको कमेंट कर लेते हैं। कमेंट के लिए शॉर्टकट है Ctrl+/। अब इस कोड का हमारे वेब पेज पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो बस बॉर्डर लिखो और विड्थ, कलर और स्टाइल हम इकट्ठा दे सकते हैं। बॉर्डर रेडियस से बॉर्डर के कॉर्नर राउंडेड कर सकते हैं जैसे 10 पिक्सल, और हम सिर्फ एक साइड भी बॉर्डर दे सकते हैं। जैसे इस नेव बार को सिलेक्ट कर लेंगे, नीचे बॉर्डर देना है तो बॉर्डर बॉटम, उसकी विड्थ, कलर और स्टाइल। ऐसे ही टॉप, लेफ्ट, राइट कहीं भी बॉर्डर दे सकते हो। किसी एलिमेंट के बैकग्राउंड में कोई इमेज लगानी है तो बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। इस पैराग्राफ पर लगा के देखते हैं, तो इसकी आईडी दे देंगे हिस्ट्री, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, बैकग्राउंड इमेज। अब URL के अंदर हम इमेज का डायरेक्ट लिंक दे सकते हैं या इमेज का पाथ दे सकते हैं। तो मेरे सेम फोल्डर में इमेज है, उसको सिलेक्ट करने के लिए डॉट/ और इमेज का नाम लिख दो। इस इमेज का साइज छोटा है इसलिए बार बार रिपीट हो रही है, तो बैकग्राउंड रिपीट में नो रिपीट लिख दो। बैकग्राउंड पोजीशन से इमेज की अलाइनमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट वैल्यू हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के लिए और सेकंड वैल्यू वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए। इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को हम एक साथ भी लिख सकते हैं बैकग्राउंड प्रॉपर्टी में। इनको कमेंट कर लेंगे। बैकग्राउंड, पहले URL, फिर नो रिपीट और फिर उसकी पोजीशन। इमेज का साइज़ बढ़ाने के लिए बैकग्राउंड साइज़ 1000 पिक्सल कर देते हैं। पूरे पेज का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो पूरी बॉडी एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेंगे, तो बैकग्राउंड कलर कोई भी कलर ले लो। अब ये लिंक्स के नीचे अंडरलाइन है, इनको हटाने के लिए पहले लिंक्स को सिलेक्ट कर लो और टेक्स्ट डेकोरेशन नन। अब एलिमेंट्स का पोस्टमार्टम करते हैं और इनके बीच की स्पेसिंग को समझते हैं। पेज पर राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट के अंदर जाओ और इस टूल से आप किसी भी एलिमेंट की सारी डिटेल्स देख सकते हो। जैसे इस हेडिंग को सिलेक्ट करते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करो। ये है CSS का बॉक्स मॉडल। ये एक्चुअल एलिमेंट है जो वेबसाइट पर दिखता है। एलिमेंट के अराउंड जो स्पेसिंग होती है उसको पैडिंग बोलते हैं। उसके बाद है हमारा बॉर्डर और बॉर्डर के बाहर होता है मार्जिन। बाय डिफ़ॉल्ट कई एलिमेंट्स की कुछ पैडिंग या मार्जिन होती है, तो जब भी 2 एलिमेंट्स के बीच में स्पेसिंग करनी हो तो हम मार्जिन का यूज़ करेंगे। इसको CSS में देखते हैं। तो पैडिंग देने के लिए लिखो पैडिंग, जैसे 20 पिक्सल। अब इस एलिमेंट के चारों तरफ 20 पिक्सल का स्पेस आ गया है। ऐसे ही मार्जिन भी दे सकते हो, इससे बॉर्डर के बाहर का स्पेस बढ़ जाएगा। आप हर साइड का मार्जिन अलग अलग भी दे सकते हो। फर्स्ट मार्जिन टॉप के लिए, फिर बॉटम, ये लेफ्ट के लिए और ये राइट। ऐसे ही आप चारों साइड के लिए अलग अलग पैडिंग भी दे सकते हो। हमारे पास 2 टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, ब्लॉक और इनलाइन। ब्लॉक एलिमेंट आपकी पूरी स्क्रीन की विड्थ ले लेते हैं और इनलाइन एलिमेंट जितनी उनको जगह चाहिए उतना ही स्पेस लेते हैं। जैसे लिंक टैग्स ये इनलाइन एलिमेंट्स हैं और ये लिस्ट एलिमेंट ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो हम किसी भी ब्लॉक एलिमेंट को इनलाइन बना सकते हैं और इनलाइन को ब्लॉक। उसके लिए हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो हमें लिस्ट के साथ साथ इसके अंदर जो पैराग्राफ है इसको भी इनलाइन बनाना होगा, तो इसको क्लास से सिलेक्ट कर लेंगे और डिस्प्ले इनलाइन। और इन लिंक्स को ब्लॉक बनाना है तो इसके अंदर डिस्प्ले ब्लॉक लिख देंगे। डिस्प्ले में नन भी कर सकते हैं एलिमेंट को गायब करने के लिए। वेबसाइट की इंटरेक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम यूज़ करते हैं सूडो सिलेक्टर्स का। जैसे कोई भी एलिमेंट सिलेक्ट कर लो, मान लो लिंक सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर कोलन हवर। जब यूज़र का माउस इस एलिमेंट पर जाएगा, इस ब्लॉक के अंदर जो भी हम प्रॉपर्टीज लिखेंगे वो एक्टिवेट हो जाएंगी। जैसे कलर चेंज करके देखते हैं। अब अगर इन एलिमेंट्स पर मैं माउस लेके जाऊँगा तो इनका कलर चेंज हो जाएगा। ऐसे ही हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हैं, जैसे फॉन्ट साइज़, और अब ये साइज़ भी चेंज हो रहा है। एक एक्टिव सूडो सिलेक्टर है, जब एलिमेंट पर माउस बटन क्लिक करेंगे तब इसके अंदर की प्रॉपर्टीज एक्टिवेट होंगी इस तरह। तो लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, पोजीशन प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम किसी भी एलिमेंट को अपनी वेबसाइट पर कहीं पर भी लगा सकते हैं। इसको अच्छे से दिखाने के लिए मैं एक डिव एलिमेंट बना रहा हूँ। इसकी आईडी दे देंगे बिग बॉक्स और इसके अंदर एक और एलिमेंट ले लेंगे जिसकी आईडी रहेगी स्मॉल बॉक्स। तो पहले बिग बॉक्स का बैकग्राउंड कलर दे देंगे और इसकी हाइट और विड्थ ताकि ये आपको दिख जाए। और अब स्मॉल बॉक्स का कलर और उसकी हाइट और विड्थ दे देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट हर एलिमेंट की पोजीशन स्टैटिक होती है। अगर हमें किसी भी एलिमेंट को मूव करना है तो स्टैटिक की जगह हम लिख देंगे रिलेटिव। टॉप से अगर स्पेस देना है तो लिखो टॉप 20 पिक्सल, तो ये 20 पिक्सल नीचे खिसक जाएगा। ऐसे ही हम लेफ्ट से भी स्पेस दे सकते हैं। ये स्पेसिंग जो हमारा पेरेंट एलिमेंट है उससे रिलेटिव है। अगर हमने पूरे पेज के अकॉर्डिंग इसकी पोजीशन सेट करनी है तो पोजीशन में एब्सोल्यूट कर दो।
नेक्स्ट आती है हमारे पास पोजीशन फिक्स्ड। इससे हमारा एलिमेंट एक लोकेशन पे फिक्स हो जाएगा। मैं इस बॉक्स की हाइट बढ़ा लेता हूँ ताकि आपको स्क्रॉल करके दिखा सकूँ। इसका मोस्टली यूज़ आपको वेबसाइट्स पर ज़बरदस्ती एड्स दिखाने के लिए होता है। आपने कई वेबसाइट्स पर देखा होगा कोई भी एलिमेंट एक पोजीशन पे आके स्टिक हो जाता है एक जगह पे, उसके लिए यूज़ करते हैं हम स्टिकी प्रॉपर्टी का। तो इस नेव बार पर लगा के देखते हैं इसको, पोजीशन स्टिकी, और फिर वैल्यू देनी होगी कौन सी पोजीशन पे हमें स्टिक करना है। तो टॉप 0 दे देंगे, तो इसको स्क्रॉल करेंगे तो ये एलिमेंट टॉप पे स्टिक रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। CSS के ऊपर अभी काफ़ी वीडियोस आने वाली हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कोई क्वेश्चन या फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन में छोड़ देना। दिस इज गॉडमैन साइनिंग ऑफ, बाय।